जिसमें उसकी तलवार पर आग की एक परत चढ़ जाती थी जो उसके हमले की घातकता को एक स्तर ऊपर ले जाती थी। समूह रिमुरु के पीछे चलता रहा जब वह सभी मॉन्स्टर्स को पार कर गया, लेकिन आखिरी 15 मीटर अज्ञात थे। लेन, चलो पूरी ताकत से कूदते हैं। फिजिकल एन्चेंटमेंट से हम आसानी से 15 मीटर पार कर सकते हैं। अच्छा विचार है। इससे बेहतर है कि बजाय भागने के ऐसा करें। रिमुरु के पैरों ने जोर लगाया। जब वह निशान तक पहुंचा, माना खर्च करके अपने पैरों को और शक्तिशाली बनाया और लंबी छलांग लगाई। उसने 15 मीटर पार करके सीधे रास्ते के सामने मजबूत पत्थर वाली जमीन पर पहुंच गया। पीछे मुड़कर देखा तो लाइन और इनाश भी आ रही थीं, लेकिन दोहरे वजन की वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया। लिन ने पलक झपकाई जब उसने रिमुरु को उनकी ओर देखते हुए देखा और इनाश को हल्के से उसकी ओर धकेल दिया। इनाश का मुंह खुला हुआ था, जीभ बाहर निकली हुई और चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ जब उसकी परी ने हवा में ही उसे छोड़ दिया। यह एक मजाकिया दृश्य था क्योंकि उसने इतनी ऊंचाई और गति से फेंके जाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन रिमुरु ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पकड़ लिया जबकि लिन भी सुरक्षित लैंड कर गई। डियाब्लो ठीक पीछे आ गया, 5 व्हाइट पोलन बाघों और सांपों को साथ लेकर। समूह ने तेजी से रास्ते में प्रवेश किया जब मॉन्स्टर्स ने उनका पीछा किया, लेकिन चूंकि अंदर जगह छोटी थी, मॉन्स्टर्स ठीक से लड़ नहीं पा रहे थे और उनका मुख्य हथियार, यहाँ के मॉन्स्टर्स की खासियत व्हाइट पोलन पॉइजन, ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था। व्हाइट पोलन पॉइजन खतरनाक था क्योंकि यह किसी को पैरालाइज कर सकता था और साथ ही नींद ला सकता था, जिससे उनकी चेतना डगमगा जाती थी। पैरालाइज सिर्फ शरीर को रोक सकता था, लेकिन माना के उपयोग या स्किल्स के प्रयोग को नहीं। लेकिन नींद दिमाग को प्रभावित करती थी, इसलिए माना तकनीकों या स्किल्स का उपयोग करना मुश्किल हो जाता था। व्हाइट पोलन मॉन्स्टर्स के सभी हमलों में यह पॉइजन मुख्य रूप से शामिल होता था। हालांकि रास्ते के अंदर वे स्वतंत्र रूप से हमला करने के लिए नहीं घूम सकते थे और वे इतने बुद्धिमान नहीं थे कि कोई रणनीति बना सकें। समूह ने सिल्वर लेवल 4 और 5 के व्हाइट पोलन बाघों और सांपों को आसानी से मार गिराया बिना खुद को चोट पहुंचाए। लड़ाई के बाद लाइन सिल्वर लेवल 6 के 97% तक पहुंच गई थी, जबकि डियाब्लो और इनाश सिल्वर लेवल 6 की ओर आधे रास्ते पर थे। हमें ड्रॉप मिला, इनाश ने खुशी से चिल्लाया। यह सामान्य मॉन्स्टर्स से हमारा पहला ड्रॉप है। अध्याय 31, नई उत्पादन। बढ़िया, लगता है यह कुछ ऐसा है जिसे तुम इस्तेमाल कर सकती हो, लाइन ने कहा जब उसने इनेश द्वारा उठाए गए आइटम का निरीक्षण किया। सर्पेंट कर्स वैंड। ग्रेड अनकॉमन। अटैक, कंट्रोल टाइप और ऑनफेंस टाइप स्किल्स की पोटेंसी में +10% वृद्धि। पर्क +3 परसेप्शन +3 फोकस। इफेक्ट सरपेंट स्पेल, 50 माना खर्च करके तुम एक एथीरियल सफेद सरपेंट छोड़ सकते हो। अगर लक्ष्य पर लगे तो 50% चांस पर वह सो जाएगा, जबकि 2 सेकंड के लिए पैरालाइज होने की 100% संभावना होगी। यह बहुत अच्छा है, रिमुरु ने स्टेटस पढ़ते हुए कहा। यह बॉस मॉन्स्टर्स को 1 सेकंड के लिए पैरालाइज कर सकता है। अन्य सिल्वर रैंक्ड एडवेंचरर्स के खिलाफ इसकी उपयोगिता का तो कहना ही नहीं। खुशी हुई कि हमें यहां ड्रॉप मिला। यह वास्तव में पहली मंजिल पर मिलने वाले बेहतर अनकॉमन ग्रेड ड्रॉप्स में से एक है, लिन मुस्कुराई। और इसका पर्क मैक्स्ड है। अनकॉमन ग्रेड से हमें मिलने वाले अधिकतम स्टैट्स 6 होते हैं, अगर मुझे ठीक से याद है। हाँ, 6 ही होते हैं। रेयर ग्रेड में इसके सब ग्रेड के आधार पर 50 तक हो सकते हैं, लेकिन मेरे वाले में यह कम था क्योंकि लो क्लास रेयर ग्रेड में अधिकतम 10 स्टैट्स बोनस हो सकते थे, रिमुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन बदले में मुझे सभी संभावित इफेक्ट्स मिले, तो यह अच्छा है। प्रेइंग हंटर स्वॉर्ड को कोई ऐसा बूस्ट नहीं मिला था जो यूजर के स्टैट्स पर्क्स को बढ़ाता हो। उसके कॉमन ग्रेड स्टाफ में भी एक स्टैट बूस्ट था, हालांकि वह सिर्फ +1 माना स्टैट +10 माना पुल में था। खैर, यह एक अच्छी खोज थी। चलो आगे बढ़ते हैं, इनाश ने खुशमिजाजी से कहा। स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थी जब उसने अपना कॉमन ग्रेड वैंड लॉन को दे दिया, जिसने उसे स्टोरेज पाउच में रख दिया, जबकि इनाश ने एक सफेद वैंड पकड़ लिया जिसके ऊपर क्रिस्टल लाल आंखों वाला सरपेंट हेड था। सामान्य मॉन्स्टर्स से ड्रॉप मिलने की संभावना बेहद कम होती थी,
यह 1% से भी कम थी, चाहे वह कॉमन ग्रेड हो या अनकॉमन ग्रेड। दोनों के लिए यह दर समान थी, क्योंकि यह सामान्य मॉन्स्टर से ड्रॉप की दर थी। यह दर हर 3 दिन में 5% बढ़ जाती थी, क्योंकि फ्लोर्स हर 3 दिन में और शक्तिशाली होते जाते थे। महीने के आखिरी 3 दिनों में यह 21% तक पहुंच जाती थी। एलिट मॉन्स्टर्स भी स्पॉन होते थे, जो उसी मॉन्स्टर के मजबूत वर्जन होते थे, जैसे एलिट गोब्लिन आर्चर, एलिट बॉग स्लिदर इत्यादि। उनमें ड्रॉप की एक्स्ट्रा 10% चांस होता था, लेकिन एक एरिया में हर तरह का सिर्फ एक एलिट मॉन्स्टर स्पॉन होता था। स्वाभाविक रूप से उनकी संख्या भी हर 3 दिन में दोगुनी हो जाती थी। इसलिए भूल भुलैया के आखिरी 3 दिन व्यावहारिक रूप से हेल मोड में होते थे, क्योंकि मॉन्स्टर्स की संख्या में भारी वृद्धि हो जाती थी। इसके अलावा वे हर 3 दिन में 5 से 10% तक ज्यादा मजबूत होते जाते थे। पार्टी चलते हुए 100 मीटर के बाद रास्ते के अंत में पहुंची। खैर, लगता है यह अगले कुछ घंटों के लिए हमारा नया युद्ध क्षेत्र होगा, लिन ने कहा, जब उसने एक बड़ी गुफा देखी जिसमें चमकदार पौधे, लंबी घास, पेड़ और पहले एरिया की तुलना में कम कोहरा था, लेकिन पेड़ों, पौधों और अन्य चीजों की अधिक विविधता थी। स्प्रिट फैक्ट्री ने अपनी प्रोडक्शन लिस्ट सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। बढ़िया, चलो थोड़ी देर बैठते हैं, रिमुरु ने गर्वित मुस्कान के साथ कहा और बैठ गया। हमें 20 नए आइटम मिले हैं। लिन और इनाश स्पष्ट रूप से उत्साहित दिखीं और बैठ गईं। टेबल पर सामान रखो बॉस, इनाश ने उत्सुकता से हाथ रगड़ते हुए कहा। देखते हैं इस बार तुमने क्या पकाया है। लिन हंस पड़ी जब उसने रिमुरु की ओर आंख मारी। निश्चित रूप से हमेशा की तरह एक स्वादिष्ट भोजन। रिमुरु ने 15 स्प्रिट्स अंदर डाली थीं, जिसके परिणाम स्वरूप 15 आइटम मिले थे। 5 गुना बॉग स्लिदर स्प्रिट्स, 5 गुना मूनलाइट विस्प्स स्प्रिट्स, 5 गुना शिमरिंग फेन सरपेंट्स स्प्रिट्स। ये लो। रिमुरु ने हाथ हिलाया और आइटम्स बाहर निकाले। 5 गुना बॉग स्लिदर एरो अनकॉमन ग्रेड, 3 गुना मूनलाइट क्रिस्टल अनकॉमन ग्रेड, 2 बार विस्पी इल्यूजन बम, 1 बार इस्तेमाल अनकॉमन ग्रेड, 2 बार शिमरिंग स्पाइन स्पियर्स अनकॉमन ग्रेड, 2 बार शिमरिंग सरपेंट्स फैंग्स, 1 बार इस्तेमाल अनकॉमन ग्रेड, 1 बार शिमरिंग ट्रैप, 1 बार इस्तेमाल रेयर ग्रेड। वह आखिरी वाला लाइन हैरान थी। तुम्हारी स्पिरिट फैक्ट्री ने एक रेयर ग्रेड बनाया है। मुझे जानने की उत्सुकता है कि यह क्या करता है। इनाश ने उत्सुकता से पलकें झपकाईं जब उसने 5 इंच के व्यास वाली मोटी रिंग को देखा, जिसमें शिमरिंग सरपेंट के स्केल्स चमक रहे थे। हाँ, मुझे भी रेयर ग्रेड वाला देखकर हैरानी हुई। रिमुरु ने उनके साथ आइटम का विवरण साझा किया। शिमरिंग ट्रैप ग्रेड रेयर टाइप, 1 बार इस्तेमाल उपयोग। रिंग को एक्टिवेट करने के लिए 50 माना इन्फ्यूज करें और फिर इसे कहीं भी रख दें जहां आप ट्रैप सेट करना चाहते हैं। जो कोई भी रिंग पर कदम रखेगा या छुएगा, वह 0.5 सेकंड में ट्रैप को ट्रिगर कर देगा। इफेक्ट एस 5 मीटर के दायरे की जमीन को 5 मीटर गहरे घातक दलदल में बदल देता है, जो लक्ष्यों को नीचे की ओर खींचता है। साथ ही इस एरिया को घने कोहरे से ढक देता है। माना से एनहांस्ड किए बिना आवाज कोहरे से बाहर नहीं जा सकती। इफेक्ट्स पढ़कर तीनों की रूह कांप गई। यह वाकई घातक था। रिमुरु मुस्कुराया और बोला, यह बहुत उपयोगी होने वाला है। यह तो ट्रैप जैसा दिखता भी नहीं, बल्कि कोई गिरा हुआ आइटम या कुछ और लगता है। चलो अन्य आइटम्स देखते हैं। लिन ने एरो की ओर नजर डाली। उसकी आंखें चमक उठीं। ये मेरे लिए बहुत उपयोगी लगते हैं। मेरे लिए भी, एनाश ने कहा जब उसने अपना विलोबी क्रॉसबो हिलाया। रिमुरु हंस पड़ा। हाँ, देखो तो। विवरण साझा करते हुए सभी ने नए स्टेटस विंडो को देखा। बॉग स्लिदर एरो ग्रेड अनकॉमन ड्यूरेबिलिटी 100/100, अटैक 50 प्लस इन्फ्यूज्ड माना का 100% अटैक में कन्वर्ट होता है, अधिकतम 100 माना। इफेक्ट एस एरो से टकराए लक्ष्य को जमीन से निकलने वाली बेलें जकड़ लेंगी। बेलों की संख्या एरो में इन्फ्यूज्ड माना पर निर्भर करती है, 10 माना प्रत्येक बेल। नोट, एरो का उपयोग करने से इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है और माना इन्फ्यूज करने पर नुकसान बढ़ता है। 10 माना इन्फ्यूज करने पर 10 ड्यूरेबिलिटी का नुकसान होता है और 100 माना इस्तेमाल करने पर एरो हिट होने के बाद नष्ट हो जाएगा। आप एक स्पिरिट का उपयोग करके आइटम की ड्यूरेबिलिटी को
100% रिपेयर कर सकते हैं। एक और पागलपन भरा आइटम, इनाश ने बड़बड़ाया। ये एरो कितने शक्तिशाली हैं। मैं इनकी ड्यूरेबिलिटी को भी रिपेयर कर सकता हूं। रिमुरु ने हंसते हुए कहा। हमारे पास 5 हैं, तो आपस में बांट लो। मैं 2 ले लूंगी, इनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन, तुम्हें गोब्लिन कॉलोनी से एक तरकश मिला था, है ना? हाँ, लिन ने सिर हिलाया और बाकी के 3 एरो उठाकर अपने स्टोरेज बैग में रख लिए। फिर तरकश निकाला। विलोबी क्रॉसबो माना का उपयोग करके एक एरो जनरेट कर सकता था, इसलिए अब तक उसे तरकश की जरूरत नहीं थी। इसे देखो, मेरी राय में यह सबसे उपयोगी है। रिमुरु ने मूनलाइट क्रिस्टल का विवरण साझा किया। मूनलाइट क्रिस्टल, ग्रेड अनकॉमन इफेक्ट एस। क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के लिए 10 माना इन्फ्यूज करें, जो एक एरिया को रोशन करने के लिए तेज रोशनी पैदा करेगा। यह 10 मीटर के दायरे में मॉन्स्टर्स का पता भी लगाता है और 50 मीटर के दायरे तक रोशनी देता है। यह 1 घंटे तक एक्टिव रहता है और क्रिस्टल किसी भी ठोस चीज से चिपक सकता है, लेकिन पानी में डूब जाता है। कूल डाउन 1 घंटा। नोट, क्रिस्टल एक्टिवेट होने के बाद नाजुक हो जाता है और अगर 25 का अटैक फिजिकल या मैजिकल लगे तो नष्ट हो सकता है। यह बहुत उपयोगी है, बहुत ही, लाइन ने बड़बड़ाते हुए कहा, इस आइटम की क्षमता को समझते हुए। जब तक यह नष्ट नहीं होता, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पागलपन भरा इफेक्ट। धत, बाजार में मिलने वाले मैजिक टॉर्च और लैंप जैसे इल्यूमिनेटिंग आइटम्स इस क्रिस्टल के इफेक्ट के आसपास भी नहीं भटकते, इनुश ने आश्चर्य से कहा। हाँ, लेकिन एक लेवल 1 ब्रॉन्ज रैंक्ड मॉन्स्टर भी अगर इसे मुक्का मारे तो यह क्रिस्टल नष्ट हो सकता है, रिमुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। तो यह कहना सुरक्षित है कि मजबूत अटैक के शॉक वेव्स भी गलती से इसे नष्ट कर सकते हैं, सिवाय। रिमुरु मुस्कुराया और ग्लासब्लेज शील्ड निकाला। हम इसे किसी अन्य आइटम से प्रोटेक्ट करें। यह शील्ड काम कर सकती है, लेकिन हमें ग्लास क्यूब जैसी चीज चाहिए। बढ़िया विचार, लिन की आंखें चमक उठीं। भूल भुलैया से बाहर निकलते ही मैं अपने पिता से एक मजबूत ग्लास क्यूब बनवाने के लिए कहूंगी। हम इस क्रिस्टल को उसके अंदर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तम, रिमुरु मुस्कुराया। और इसके लिए हमें यहां इन क्रिस्टल्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी के लिए ये बहुत नाजुक हैं, इसलिए इन्हें अपने स्टोरेज पाउच में रख दो। लिन ने उन्हें स्टोरेज पाउच में रखने के बाद रिमुरु ने विस्पी इल्यूजन बम का विवरण साझा किया। विस्पी इल्यूजन बम, ग्रेड अनकॉमन टाइप, एक बार इस्तेमाल अध्याय 22, दूसरी गुफा। विस्पी इल्यूजन बम, ग्रेड अनकॉमन टाइप, एक बार इस्तेमाल इफेक्ट, 10 माना इन्फ्यूज करके बम को फेंको। टकराते ही यह फट जाएगा और 10 मीटर के दायरे में सभी को चक्कर आएंगे और 2 सेकंड के लिए हॉलुसिनेशन दिखाई देंगे। बुरा नहीं, शिमरिंग ट्रैप की तरह अन्य एडवेंचरस के खिलाफ उपयोगी, लाइन ने सिर हिलाया। शिमरिंग सरपेंट्स फैंग्स, ग्रेड अनकॉमन टाइप, एक बार इस्तेमाल, अटैक 50, बस यूजर की स्ट्रेंथ का 1000%। इफेक्ट, जहरीला उड़ने वाला खंजर जो मांस से टकराते ही घातक एसिड और तेज असर वाले जहर में तेजी से घुल जाता है। यह भी अच्छा है, लिन ने भौहें चढ़ाई। हाँ, यह जानलेवा है, इनुश ने सिर हिलाया। और आखिरी, रिमुरु ने शिमरिंग स्पाइन स्पीयर का विवरण साझा किया। शिमरिंग स्पाइन स्पीयर, ग्रेड अनकॉमन, अवधि 2 दिन, ड्यूरेबिलिटी 1000 अटैक 50 प्लस यूजर की स्ट्रेंथ का 60%। पर्क, बंदूक स्ट्रेंथ इफेक्ट, शिमरिंग स्टैब, 50 माना इन्फ्यूज करने पर 3 सेकंड के लिए पियर्सिंग पावर 50% और यूजर की एक्शन स्पीड 30% बढ़ा देता है। कूल डाउन 10 सेकंड। नोट, एक स्पिरिट की कीमत पर अवधि 1 दिन और ड्यूरेबिलिटी 50% बढ़ाएं। हम इसी से अपना हमला शुरू करेंगे, रिमुरु मुस्कुराया जब उसने तीनों स्पीयर्स उठाए और खड़ा होकर पैसेज के एग्जिट की ओर मुड़ा। तलवार उसकी पीठ पर म्यान में लगी थी, इसलिए उसने किनारे पर जाकर गुफा को निहारते हुए प्रेइंग सेंस एक्टिवेट किया। प्रेइंग सेंस, रिमुरु की आंखें फैल गईं, मानो वह किसी उच्च आयाम से देख रहा हो। 50 मीटर के दायरे में सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट था। हवा ठंडी महसूस हो रही थी, जिसमें नम मिट्टी की गंध थी जो चारों ओर बिखरे चमकदार पौधों की हल्की खुशबू से मिल रही थी। गुफा एक फैले हुए भूमिगत जंगल की तरह लग रही थी।
दीवारों पर चमकदार फंगस चिपके हुए थे जो नीली रोशनी बिखेर रहे थे और पूरे दृश्य को मध्यम टिमटिमाती रोशनी से नहला रहे थे। घुमावदार काले तने और चांदी की पत्तियों वाली शाखाओं वाले पेड़ ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, हवा के झोंकों से हल्के से हिल रहे थे। गुफा के बीच में एक क्रिस्टल जैसी नदी घूमती हुई बह रही थी, जिसका पानी हल्का सा चमक रहा था। नदी के किनारे लंबी घनी घास हिल रही थी, जिसके नीचे हलचल छिपी हुई थी। कुछ पौधे जीवन से स्पंदित हो रहे थे, उनका बायोलुमिनेसेंट रंग हरे से बैंगनी तक लयबद्ध नृत्य कर रहा था। चारों ओर पत्थरों के बड़े नुकीले टुकड़े बिखरे हुए थे जो जमीन से निकल रहे थे। कुछ बेलों से लिपटे हुए थे जो प्राकृतिक बाधाएं बना रहे थे। यहां कोहरा पिछले एरिया की तुलना में पतला था, लेकिन फिर भी मौजूद था। जमीन से सटा हुआ, पेड़ों की जड़ों के आसपास घूम रहा था और उनके पैरों को ढांक रहा था। ये हिलता और घूमता रहता था। ऐसा लगता था कि किसी भी पल कुछ प्रकट हो सकता है। दूर दूर तक हलचल के झटके दिखाई दे रहे थे। पेड़ों के बीच छायाएं दौड़ रही थीं, जिनके आकार धुंधली रोशनी में अस्पष्ट थे। रिमुरु ने 50 मीटर दूर हर मॉन्स्टर का सटीक स्थान पता कर लिया। उसने अपने बाएं हाथ से एक स्पीयर उठाया और स्पीयर फेंकने की मुद्रा में आ गया। अपने दाएं हाथ और दोनों पैरों से फिजिकल एन्चेंटमेंट का उपयोग करते हुए पूरी ताकत लगाई, क्योंकि उसने मजबूत पकड़ बना ली थी। उसके नीचे की जमीन थोड़ी फट गई जब उसके दाएं हाथ की नसें उभर आईं। उसकी पूरी ताकत लग गई और फिर उसने हमला किया। एक जोरदार ध्वनि गूंजी जब स्पीयर तुरंत लाइन और इनुश की नजरों से ओझल हो गया। कुछ ही पल बाद एक और धमाका हुआ और उन्होंने 4 लीथल फैंग रैबिट्स को विभिन्न स्थानों पर बिंधे हुए देखा जब स्पीयर 180 मीटर दूर गुफा की दीवार से टकराया। आपने 4 लेवल 7 लीथल फैंग रैबिट्स को मार डाला। आपने अपना पहला स्पेशलाइज्ड क्लास क्वेस्ट पूरा कर लिया। रिमुरु फोकस्ड रहा, नोटिफिकेशंस को नजरअंदाज करते हुए। उसने पहले ही दूसरा स्पीयर उठा लिया था जब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। धम! दूसरा स्पीयर एक बोल्ट की तरह दूसरी ध्वनि के साथ निकला, 1 लेवल 7 व्हाइट पोलन टाइगर को भेदते हुए 2 लेवल 6 व्हाइट पोलन स्नेक्स को छलनी कर दिया। आपने को मार डाला। आप लेवल 7 पर पहुंच गए। एक बार फिर उसने आखिरी स्पीयर उठाया, इस बार और भी तेजी से और जोरदार गर्जना के साथ फेंका, जिससे 2 लेवल 6 लीथल फैंग रैबिट्स और 1 लेवल 7 व्हाइट डस्ट सेंटीपीड को सीधे सिर पर मारा, उसे चकनाचूर कर दिया। प्रेइंग सेंस के 10 सेकंड बाद रिमुरु का शरीर ढीला पड़ गया, दिखाई देने वाली भाप छोड़ते हुए। वाह, यह अच्छा लगा। दिनेश का मुंह हैरानी से खुला रह गया। मदरफकिंग बेप, ये क्या? शानदार हमले। लीन मुस्कुराई जब वह पैसेज के किनारे पर चली गई और उसने रिमुरु के कंधे पर हाथ रखा। थोड़ा ठंडा हो जाओ और रिकवर करो, डार्लिंग। अब हम मैदान संभाल लेंगे। रिमुरु हंसा और फर्श पर बैठ गया। मजे करो, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। डियाब्लो, भेड़ियों को बुलाओ और इनश की मदद करने दो, जबकि तुम जैसे चाहो लड़ सकते हो। खुशी से डियाब्लो ने हल्का सा झुककर सिर हिलाया जब उसकी कमर पर लगे पंजे चमके और 2 स्पेक्ट्रल वुल्फ्स को बुला लिया। जल्दी करो नेट, नहीं तो पीछे रह जाओगी, लिन ने कहा और ऊंची छलांग लगाई। उसका शरीर आभा से चमक उठा जब उसने फिजिकल एन्चेंट के साथ अपनी 2 क्लास स्किल्स का उपयोग किया। अदृश्य हो गई और अपनी गति बढ़ा ली जब वह हवा की तरह चलने लगी, जबकि उसके डैगर्स ने 5 मॉन्स्टर्स के सिर साफ काट दिए। 2 बार लेवल 6 टाइगर्स और 3 बार लेवल 7 लीथल फैंग रैबिट्स। इनुश भी शामिल हो गई, जबकि डियाब्लो ने एक अलग एरिया को अपना युद्ध क्षेत्र बना लिया, स्पेक्ट्रल वुल्फ्स के साथ। रिमुरु ने सभी 15 स्प्रिट्स इकट्ठा की और ध्यान लगाया, जल्दी से अपनी माना और स्टैमिना रिकवर करने लगा। मुझे स्टैमिना में कुछ पॉइंट्स डालने होंगे। अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने से ज्यादा स्टैमिना खर्च होता है। उन 3 स्पीयर्स ने उसका 80% स्टैमिना खत्म कर दिया था, क्योंकि उसने फिजिकल एन्चेंटमेंट के अलावा पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन नतीजे उतने ही संतोषजनक थे। 10 सेकंड में प्रेइंग सेंस का उपयोग करके 10 मॉन्स्टर्स मार डाले थे। उसके पास 34 स्ट्रेंथ और 23 स्टैमिना था। जितनी ज्यादा ताकत वह लगाता, उतना ही ज्यादा स्टैमिना खर्च होता, और फिलहाल उसका स्टैमिना उसकी स्ट्रेंथ के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। जिस तरह एक मजबूत या और उच्च ग्रेड की स्किल ज्यादा माना खर्च करती है, ठीक वैसे ही शारीरिक शक्ति का उपयोग करने से स्टैमिना खर्च होता है। और जिस तरह किसी की स्किल एग्जीक्यूशन मास्टरी, टेक्निक एग्जीक्यूशन मास्टरी और स्किल्स की दक्षता
समान माना खर्च पर बेहतर प्रदर्शन लाती है। ठीक वैसे ही शारीरिक शरीर का कुशलता से उपयोग करने पर समान स्टैमिना खर्च पर बेहतर प्रदर्शन मिलता है। रिमुरु के पास 12 अनअसाइंड स्टैट पॉइंट्स थे और उसने लंबे समय तक लड़ने के लिए 11 को अपने स्टैमिना में डालने का फैसला किया। वह 30 सेकंड बाद पूरी तरह रिकवर हो गया और ठंडा हो गया, क्योंकि स्टैमिना स्टैट में पॉइंट्स डालने से उसका अधिकतम स्टैमिना और रिकवरी रेट दोनों बढ़ गए। रिमुरु अपनी तलवार के साथ युद्ध में कूद पड़ा, दाएं तरफ के युद्ध क्षेत्र में शामिल हो गया। डियाब्लो उत्तर पूर्व में 100 मीटर दूर था, जबकि एनुश दक्षिण पूर्व में उससे 50 मीटर नीचे थी। लिन युद्ध क्षेत्र के केंद्र में थी, इसलिए रिमुरु पश्चिमी एरिया की ओर कूदा। एक लेवल 7 व्हाइट पोलन टाइगर और एक लेवल 7 लीथल फैंग रैबिट ने उस पर एक साथ हमला किया। ब्लेड के साथ नृत्य शुरू होता है। रिमुरु के चेहरे पर अत्यधिक आनंद और उत्तेजना थी। अध्याय 33। दूसरी गुफा 2-2 विशेषीकृत वर्ग उपसर्ग विकल्प। रिमुरु की तलवार गति में चमक उठी, क्योंकि उसने पहले बाघ को निशाना बनाया, क्योंकि वह करीब था। उसकी तलवार एक छाप में काटते हुए बाघ से फिसल गई। उसकी गति थोड़ी धीमी हुई, जबकि यह अभी भी जारी थी। उसका पैर जमीन पर पड़ा और वह मुड़ा। उसकी ब्लेड ने लीथल फैंग रैबिट को क्षैतिज रूप से 2 भागों में काट दिया। लीथल फैंग रैबिट्स 1 मीटर लंबे थे और उनके पास तेज ब्लेड जैसे नुकीले दांत और पंजे थे। उनके दांत वास्तव में उनकी उच्च पैठ के कारण घातक थे, जो असामान्य ग्रेड शील्ड्स को भी भेदने में सक्षम थे, और इनमें एक तेजी से काम करने वाला जहर होता था जो स्वास्थ्य को खराब करता था। तो अगर वे कूदते और बिना किसी रक्षात्मक कौशल के एक एडवेंचरर में अपने दांत गाड़ देते, तो इसका परिणाम आमतौर पर 100% मृत्यु होता। रिमुरु खरगोशों से अधिक सावधान था, लेकिन यह मुश्किल नहीं था। जब तक वह उनके निकट सीमा के दांत हमले से सावधान रहता, तब तक वह सुरक्षित रहता। हर कोई युद्ध में था, विभिन्न कौशल और नई वस्तुओं का उपयोग कर रहा था। एनुश की नई छड़ी उसके वर्ग कौशल के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी, और विलोबी क्रॉसबो के साथ, जो 10 मन की लागत पर अपने स्वयं के तीर पैदा करती थी, वह आसानी से राक्षसों को खत्म कर सकती थी। उसके पास बिग स्लिथर एरो भी थे, जो काफी शक्तिशाली थे। रिमुरु के आदेश पर भेड़िए उसकी मदद कर रहे थे, जिससे इनुश के लिए युद्धाभ्यास करना और सुरक्षा प्राप्त करना आसान हो गया। डियाब्लो को लिन और रिमुरु की तरह अकेले लड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि उसके पास विभिन्न कौशलों का एक अच्छा वर्गीकरण था और उसने उनका कुशलता से उपयोग किया। हर कोई इस छोटे से जंगल जैसी गुफा में अलग अलग क्षेत्रों में था, रोमांचक रूप से राक्षसों से लड़ रहा था और निस्संदेह सुधार कर रहा था। भूल भुलैया के अपने पहले द्वार में अनुभव प्राप्त कर रहा था। रिमुरु ने अपने स्प्रिट पॉकेट से स्प्रिट्स का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया, क्योंकि उसे और अधिक मिलने वाले थे और वह केवल 100 ही रख सकता था। उसने हर बार जब इनुश ने उनका उपयोग किया, तो दोनों स्लिथर एरोज की स्थायित्व बहाल की, और उसने स्पीयर की स्थायित्व भी बहाल की, लेकिन अब उनका उपयोग नहीं किया। उसने युद्ध के दौरान स्प्रिट्स को भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे उसके प्रदर्शन में कोई बाधा नहीं आई, भले ही उसने लड़ाई के दौरान स्प्रिट डेवर का इस्तेमाल किया हो। इस तरह उसने स्प्रिट्स को स्टोर करने के लिए अधिक जगह खाली कर दी। 3x व्हाइट पोलन टाइगर्स, क्वालिटी 1 स्ट्रेंथ प्लस 1 स्टैमिना प्लस 1 परसेप्शन प्लस 1.5 फोकस। 3 गुना व्हाइट पोलन स्नेक्स प्लस 2 हेल्थ प्लस 1 परसेप्शन प्लस 1 मन। 3 गुना लीथल फैंग रैबिट्स प्लस 1 हेल्थ प्लस 1 स्ट्रेंथ प्लस 1 फोकस प्लस 1 स्टैमिना प्लस 0.5 फोकस। 3 गुना व्हाइट डस्ट सेंटीपीड प्लस 1 मन प्लस 2 हेल्थ प्लस 1 स्ट्रेंथ। यह लड़ाई लगभग 20 मिनट तक चली, क्योंकि समूह ने लड़ाई के बीच में कुछ मन पोषण पिए। उन्होंने शारीरिक क्षेत्र में खुद को ज्यादा नहीं थकाया, क्योंकि स्टैमिना को ठीक करने के लिए कोई पोषण नहीं थे। लेकिन अपनी कौशल का उपयोग करने के साथ साथ स्थिर और कुशल शारीरिक परिश्रम को मिलाकर वे अधिक राक्षसों को मारते हुए लड़ाई में अधिक समय तक टिक सकते थे। हर सेकंड 100% शारीरिक शक्ति लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुल मिलाकर मारे गए राक्षसों की संख्या 58 रही, क्योंकि रिमुरु ने 58 स्पिरिट्स प्राप्त किए, और यह लाइन और इनुश के पहले विशेषीकृत वर्ग क्वेस्ट के पूरा होने का भी प्रतीक था। लड़ाई के दौरान रिमुरु ने व्हाइट पोलन लेयर के राक्षसों की 12 स्पिरिट्स को भी निगल लिया, और लड़ाई समाप्त होने तक उसका स्पिरिट पॉकेट अभी भी 100 से 100 था, क्योंकि उसने अपने कौशल और वस्तुओं को ठीक करने के लिए पिछले क्षेत्रों से प्राप्त स्पिरिट्स का उपयोग सावधानीपूर्वक किया था। अंत में रिमुरु स्तर 7 पर रहा, लेकिन स्तर 8 की ओर
92% प्रगति की, जबकि लिन, इनश और डियाब्लो स्तर 7 पर पहुंच गए। लड़ाई खत्म होने के बाद समूह ने पेड़ से कुछ असामान्य ग्रेड के फूल और फल उठाए। व्हाइट पोलन की मांद में अच्छी मात्रा में संसाधन थे, एक छिपा हुआ क्षेत्र होने का लाभ। पहली गुफा में कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरी और तीसरी गुफाओं में अच्छी मात्रा में होने की संभावना थी। इस दूसरी गुफा से उन्हें 9 असामान्य ग्रेड संसाधन मिले। जंगल जैसी गुफा की खोज करने के बाद समूह दूसरे मार्ग में प्रवेश किया और आराम करने के साथ साथ अपने विशेषीकृत वर्ग क्वेस्ट में आगे बढ़ने के लिए बैठ गया। सबसे पहले रिमुरु ने नए उत्पादन बैच के लिए स्पिरिट फैक्ट्री में 20 स्पिरिट्स जोड़े। 5 गुना व्हाइट पोलन टाइगर्स, 5 गुना व्हाइट पोलन स्नेक्स, 5 गुना लीथल फैंग रैबिट्स, 5 गुना व्हाइट डस्ट सेंटीपीड्स। बाद में उसने अपने विशेषीकृत वर्ग पैनल को देखा। उपसर्ग घास ग्रिमब्लेड। कृपया नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उपसर्ग चुनें। विकल्प: शेडोबैन, आयरन फैंग, स्टॉर्मबॉर्न, सिंडरबॉर्न, एशन वॉइड। रिफ्टवेल 6 विकल्प। रिमुरु ने अपनी कनपटियां मली। यह तय करना मुश्किल होने वाला था। ठीक है, इसे तोड़ते हैं। शेडोबैन ग्रिमब्लेड, यह हथियारे की तरफ झुकाव होगा जिसमें छाया गुण और अन्य बिंदु इसे पूरक करेंगे। आयरन फैंग ग्रिमब्लेड, आयरन एंड फैंग, यह एक पूर्ण हमला वर्ग जैसा लगता है। मुझे लगता है कि यह एक योद्धा जैसा होगा। स्टॉर्मबॉर्न ग्रिमब्लेड तत्वों पर विचार करते हुए स्टॉर्म में हवा, बिजली और पानी और खुद तूफान होगा। ऐसा लगता है कि इस वर्ग में थोड़ी बहुमुखी प्रतिभा होगी, लेकिन अधिक आक्रामक पक्ष पर होगी और आकर्षक शैली के साथ शक्तिशाली होगी। सिंडरबॉर्न ग्रिमब्लेड स्पष्ट रूप से लॉ से संबंधित लगता है। राख मैग्मा लॉ, इसमें कोई शक नहीं कि यह भी शक्तिशाली लगता है। लेकिन अगले दो, रिमुरु की आंखों में चमक आ गई। वे अधिक दिलचस्प हैं। एशेन वॉइड, एशेन का अर्थ कई चीजें हैं। बहुत पीला, डर या बीमार होने का संकेत, और राख से भी संबंधित हो सकता है। वॉइड आत्मव्याख्यात्मक है, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यह वर्ग किस प्रकार के कौशल उत्पन्न करेगा। अंत में रिमुरु ने आखिरी विकल्प को देखा और व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। धिक्कार है। रिफ्टवेल संदर्भ के आधार पर रिफ्ट के कई अलग अलग अर्थ हैं। जमीन या अंतरिक्ष में दरार और लोगों के बीच संबंधों में दरार 2 है, लेकिन यह घूंघट के साथ कैसे जुड़ता है? घूंघट का अर्थ कई चीजें हो सकती हैं। पहला, एक चेहरा ढकने वाला घूंघट है। यह रहस्य का भी प्रतीक है और विभाजन का भी अर्थ हो सकता है, जैसे रिफ्ट। मैंने पुस्तकालय में पढ़ी कुछ कॉमिक्स और वेबटून में भी घूंघट को भौतिक और आध्यात्मिक दायरे के बीच की सीमा के रूप में वर्णित किया गया है। इसका उपयोग भौतिक दुनिया को आध्यात्मिक चीजों से अलग करने के लिए किया जाता है। रिमुरु ने पहले 4 विकल्पों को अपने दिमाग से हटा दिया था। अंतिम 2 बस बहुत दिलचस्प थे, लेकिन उसे एक चुनना था। मुझे क्या चुनना चाहिए? सोचो और सोचो और एक निष्कर्ष पर पहुंचो। अध्याय 34। वर्ग के नाम: मुश्किल खोज, एशेनवॉइड ग्रिमब्लेड या रिफ्टवेल ग्रिमब्लेड। इनमें से कौन सा मेरे पहले वर्ग के साथ अधिक तालमेल बिठाएगा और मेरी शैली को बढ़ाएगा? रिमुरु उन दोनों वर्ग नामों के साथ संभव सभी संभावनाओं और पागल कल्पनाओं के बारे में सोच रहा था। एशेन वॉइड स्पष्ट कारणों से अधिक शक्तिशाली लगता है। वॉइड अंतरिक्ष समय से संबंधित है, या यूं कहें, इसकी अनुपस्थिति से। यह शून्यता है। यह अपने नाम के आधार पर आक्रामक होना चाहिए। लेकिन रिमुरु की आंखें आखिरी विकल्प पर टिकी थीं। रिफ्टवेल अधिक रहस्यमय है। इसमें एक तरह से शून्यता की अवधारणा भी है, क्योंकि यह कनेक्शनों को रद्द कर देता है, लेकिन यह और भी बहुत कुछ करने में सक्षम लगता है, और मैं सब कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कौन जानता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं? रिफ्टवेल, यह शब्द, यह अधिक रहस्यवादी है और इसमें निश्चित रूप से अधिक अद्वितीय संभावनाएं हैं। रिमुरु के विचार घूमते रहे और उसने एक निर्णय लिया। यही है। अपने अपने विशेष वर्ग के उपसर्ग के रूप में रिफ्टवेल को चुना है। आपके विशेषीकृत वर्ग की प्रारंभिक संभावित रैंक निर्धारित की गई है, जो केवल साधारण शब्दों पर ही नहीं, बल्कि आपके विचारों और इच्छाओं पर भी आधारित है। मुझे रैंक दिखाओ। रिमुरु की आंखें प्रत्याशा से जल रही थीं। 1 सेकंड बाद यह अंततः दिखाई दिया। रिफ्टवेल ग्रिमब्लेड की प्रारंभिक संभावित वर्ग रैंक SS है। आपके अगले क्वेस्ट के परिणाम के आधार पर यह रैंक घट या बढ़ सकती है।
घट भी सकती है। रिमुरु सिकुड़ गया। आपके विशेषीकृत वर्ग का दूसरा क्वेस्ट, कौशल विजुअलाइजेशन। यह आपके वर्ग के पहले कौशल और उसकी रैंक के साथ साथ आपके पास शुरू में कितने वर्ग कौशल हो सकते हैं और आपके अगले वर्ग कौशल के विकास के संबंध में संकेत प्राप्त करेंगे। यह रहा। रिमुरु ने घूंट निगला। क्वेस्ट, कौशल विजुअलाइजेशन। उद्देश्य, अपने वर्ग के नाम के आधार पर एक कौशल की पूरी तरह से कल्पना और विजुअलाइज करें। अर्थ निकालें, उन्हें अपनी इच्छानुसार मोड़ें और अपना कौशल चित्रित करें। आप कई बार विजुअलाइज कर सकते हैं और आपको अपनी कल्पना को प्रतिबंधित करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने विजुअलाइज किए गए कौशलों का नाम देना सुनिश्चित करें ताकि आप एक प्रस्तुत कर सकें। एक, रिमुरु, क्या तुमने अपने वर्ग का नाम पूरा कर लिया? लिन ने पूछा। रिमुरु ने अपनी आंखें खोली और सिर हिलाया। हाँ, ये मेरा है, इनुश ने उत्साह से कहा, क्योंकि उसने मन का उपयोग करके हवा में स्टाइलिश फॉन्ट में अपने नियंत्रण से लिखा, कैओस बॉन्ड सेरेनाडोर। लिन और रिमुरु दोनों हैरान थे। कैओस बॉन्ड सेरेनाडोर अच्छा लगता है, लिन ने पलक झपकाते हुए कहा। रैंक का अनुमान लगाओ, इनुश ने शरारती अंदाज में कहा। एस रैंक, रिमुरु मुस्कुराया। वह वर्ग नाम निश्चित रूप से एस रैंक के लायक है, उससे इनकार नहीं कर सकते। लिन ने जिज्ञासु होकर पूछने से पहले सिर हिलाया। तो रैंक क्या है? छोड़ो, तुम्हारे हाव भाव ने ही बता दिया। इनुश के बोलने से पहले लिन ने हंसते हुए कहा। इनुश खुशी से मुस्कुराई। ये एक एस रैंक क्लास है और मैं इसे एसएस रैंक बनाऊंगी। तुम दोनों को क्या मिला? एसएस रैंक क्लास, लिन ने कहा, क्योंकि उसकी मुस्कान में आनंदमयी गर्व का संकेत था। मैं इससे संतुष्ट हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह मेरे अहंकार के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठाएगा। यह कहते हुए उसने मन का उपयोग करके अपने वर्ग का नाम और रैंक भी लिखा। ड्रेडस्पायर वॉरलॉक, एसएस रैंक। वाह, यह तो एक डरावना वर्ग नाम है, एनोश ने चिल्लाया और फिर हंसते हुए कहा। निश्चित रूप से तुम्हारे लिए उपयुक्त है। लिन ने अपने पंजे दिखाए और गुर्राई जबकि मुस्कुरा रही थी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि जब मुझे यह क्लास मिल जाए तो तुम डर से कांपो और अपना बिस्तर गीला करो। न्यो, इनुश ने नाटकीय ढंग से कहा, इससे पहले कि वह और लीन हंसे बिना न रह सकें। तुम्हें क्या मिला प्रिया? मेरा भी एसएस रैंक है, लेकिन उतना डरावना नहीं लगता। रिमुरु मुस्कुराया और अपनी उंगली चटकाई, हवा में अपना वर्ग नाम खींचते हुए, जब लिन और एनुश ने उसे देखा। रिफ्टवेल ग्रिमब्लेड, एसएस रैंक। इनुश ने अपनी होठों पर छाटा, हैरान होकर। यह तो एक शानदार नाम है, धिक्कार है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरे जैसा, लिन मुस्कुराई। और अगर हम अपने वर्ग के केवल प्रत्यय लेते हैं तो ग्रिमब्लेड वॉरलॉक से अधिक डरावना लगता है। ग्रिमब्लेड अजीब है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले किसी पर वह प्रत्यय देखा है। क्या तुमने, लिन? लिन ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है जो पूरी तरह से अद्वितीय हो। बहुत से लोगों के समान प्रत्यय होते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब मैं ग्रिमब्लेड देख रही हूं। यह कुछ हद तक सच है, रिमुरु ने सोचापूर्वक सिर हिलाया। मैंने सूची में परिचित प्रत्यय देखे, लेकिन इसने मुझे चौंका दिया। सेरेनाडोर और वॉरलॉक ऐसे प्रत्यय नहीं थे जो पहली बार दिखाई दिए थे। शीर्ष 10 सबसे मजबूत एडवेंचरर्स में से एक के शीर्षक में वॉरलॉक था, और यह उसके विशेष वर्ग के कारण था। लोगों के शुरुआती वर्ग में भी वॉरलॉक थे, जैसे ब्लड वॉरलॉक, स्टॉर्म वॉरलॉक और ऐसा। सेरेनाडोर भी उतना दुर्लभ नहीं था, यह बस बार्ड जैसा था। प्रत्यय के रूप में सेरेनाडोर वाले वर्ग नाम भी थे, लेकिन ग्रिमब्लेड एक नया जोड़ लग रहा था। खैर, हमारी क्लास रैंक आशाजनक है, लेकिन हमें अपनी अगली खोज के साथ सावधान रहना होगा, लिन ने कहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर अगली खोज के साथ हमारी क्लास रैंक बढ़ने की संभावना कम है। वास्तव में हमारी क्लास रैंक घटने की संभावना अधिक है। आप कह सकते हैं कि रैंक में कमी और उसी रैंक को बनाए रखने का औसत पर समान मौका है, जबकि रैंक बढ़ने की संभावना कम है। दिलचस्प, रिमुरु हैरान था। उसके पास इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन यह अजीब नहीं था कि लाइन के पास वह जानकारी थी।
ग्लोबल एडवेंचरर एसोसिएशन में माता पिता का होना निश्चित रूप से आसान है। इनुश मुस्कुराई। हमें कुछ सुझाव साझा करो। सुझाव पहले ही खोज में दिया गया है। आप एक ऐसे ढोल की कल्पना और कल्पना कर सकते हैं जो ग्रह को तोड़ता है, लेकिन जैसा कि खोज में उल्लेख किया गया है, हमें कौशल की कल्पना करनी होगी। पूरी तरह से। लिन ने अंतिम शब्द पर जोर देते हुए कहा। पूरी तरह से? रिमुरु बुदबुदाया। देखो, खोज हमें हमारी कल्पना को प्रतिबंधित न करने के लिए कहती है, लेकिन यह हमें कौशलों को पूरी तरह से कल्पना करने के लिए भी चाहती है। मुझे लगता है कि हमें अपने वर्ग के नामों से प्राप्त अर्थों के आधार पर एक अतिशक्तिशाली कौशल को महान विवरणों और कई संभावनाओं के साथ कल्पना करना होगा, उसने जोड़ा। हाँ प्रिय, लिन मुस्कुराई। मुझे भी ठीक यही लगता है, और अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। मुझे यह भी लगता है कि हमें अपनी कौशल कल्पना में यथासंभव अधिक से अधिक विवरण डालना होगा, जबकि इसे अपने वर्ग के नाम के अर्थों से बांधे रखना होगा। लेकिन रिमुरु, तुम्हारा वर्ग नाम भ्रमित करने वाला लगता है, इनुश ने रिमुरु को देखते हुए कहा। रिफ्टवेल, ग्रिमब्लेड, मुझे इसे अतिशक्तिशाली बनाने के लिए क्या कल्पना करनी है, ये सोचते ही सिर दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है? लिन ने सहमति में सिर हिलाया। सच है, यह थोड़ा मुश्किल है। रिमुरु का चेहरा सपाट था। मुझे अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। मैंने इसके बारे में कुछ भी अतिशक्तिशाली से संबंधित सोचना भी शुरू नहीं किया है। लेकिन रिमुरु की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसका चेहरा प्रत्याशा और उत्साह से भरी मुस्कान में बदल गया। मैं निश्चित रूप से कुछ शानदार लेकर आऊंगा। यह सुनकर अच्छा लगा। चलो इस क्षेत्र को खत्म करें और उसके बाद ब्राइवुड ग्रोव क्षेत्र को साफ करें, लेन ने कहा, क्योंकि उसने स्टोरेज पाउच से बहुत सारी चीजें निकाली। शाम तब तक उतर जाएगी और हम पहाड़ के ऊपरी हिस्से में ऊंची पहाड़ियों पर शिविर में कौशल की कल्पना करने में अपना समय लेंगे। अच्छा लगता है। रिमुरु ने सिर हिलाया, जिसके बाद उसके पेट से गुर्राने की आवाज आई। मुझे भूख लगी थी, लेकिन अब मुझे और भी भूख लगी है। रिमुरु, इस बार हमारी मदद करो ताकि हम तेजी से खाना बना सकें। इनुश ने अपनी अदृश्य आस्तीनें ऊपर की। ठीक है, मैं भूखा मर रहा हूं। लिन ने अपना पेट रगड़ा। चलो कुछ जल्दी और पेट भरने वाला बनाते हैं। वे तीनों मुस्कुराए और एक साथ बोले, स्टेक। आखिरकार वे लड़ाई के बाद थक गए थे। अंत में अपनी सारी शारीरिक ऊर्जा का उपभोग कर चुके थे, और रिमुरु तो और भी ज्यादा, क्योंकि उसने खुद को 2 बार थकाया था। स्टैमिना की रिकवरी भूख पर बहुत अधिक निर्भर करती है, खासकर उन एडवेंचरर्स के लिए जो दिन में कई बार खुद को थकाते हैं। यदि शारीरिक शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती है तो स्टैमिना रिकवरी काफी धीमी हो जाती है। जैसे तीनों ने एक अस्थायी आउटडोर रसोई के साथ भोजन पकाया। हमेशा की तरह लाइन के साथ लाए गए औजारों के लिए धन्यवाद। आधे घंटे बाद सभी ने खा लिया था और पूरी तरह से ठीक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने व्हाइट पोलन की मांद की अंतिम गुफा की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अध्याय 35। अंतिम बॉस से पहले नया स्प्रिट रेत, व्हाइट पोलन की मांद की तीसरी गुफा। इसमें कई राक्षस और संसाधन थे, लेकिन अंतिम बॉस आगे मांद के अंत में सो रहा था। तीसरी गुफा में राक्षसों की संख्या 78, संसाधनों की संख्या 26। 36 गुणा सिल्वर स्तर 8 से 9 व्हाइट रीपर बीटल, 229 बार सिल्वर स्तर 9 से 10 चिलिंग स्पार्क पैंथर, 13 बार सिल्वर स्तर 10 सेब्रा स्नाउट हॉग। इनमें से रिमुरु ने कुल 26 राक्षसों को मारा। उसकी प्रगति स्तर 987% पर रुक गई। लिन ने 23 राक्षसों को मारा। उसकी प्रगति स्तर 9 39% पर रुक गई। उनुश ने 16 राक्षसों को मारा। स्तर 9 3% तक पहुंच गई। और शेष डियाब्लो ने मारे, जो स्तर 9 8% तक पहुंच गया। इस बड़ी गुफा में, जो 4 वर्ग किलोमीटर आकार की थी, राक्षसों से लड़ने और उन्हें मारने में लगभग 40 मिनट लगे। रिमुरु को प्रत्येक प्रकार के राक्षस की 3 स्प्रिट्स को निगलने के बाद स्टेट पॉइंट्स की एक नई वृद्धि मिली, जिससे वह फिर से मजबूत हो गया। उन 9 स्प्रिट्स को निगलने पर उसे मिला 3 गुना व्हाइट रीपर बीटल, फदो स्ट्रेंथ, सेक हेल्थ, सेक स्टैमिना प्लस 0.5 फोकस, 3 गुना चिलिंग स्पार्क पैंथर प्लस 1 स्ट्रेंथ प्लस 2 हेल्थ प्लस 1 मन प्लस 1 परसेप्शन, 3 गुना सेब्रास्नाउट हॉग प्लस 1 स्ट्रेंथ प्लस 2 हेल्थ प्लस 1 स्टैमिना
प्लस 1 फोकस प्लस 0.5 परसेप्शन। वह ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वह करता तो वह अधिकांश राक्षसों के मारे जाने का श्रेय ले लेता। इस प्रकार उसने इसके बजाय अधिक तलवार चलाने की शैलियों को परिष्कृत करने और खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। ये पार्टी इस पहली मंजिल पर राक्षसों के खिलाफ लगभग अजेय थी, मुख्य रूप से रिमुरु के स्प्रिट फैक्ट्री द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रचुरता और टीम के तालमेल के कारण। रिमुरु और लिन युद्ध में पूर्ण जानवर थे, और इनुश दुश्मन के लिए एक छलबाज और एक तरह से समर्थन थी। स्पेक्ट्रल भेड़ियों और डियाब्लो का उल्लेख नहीं करना, जो कम शक्तिशाली नहीं थे। रिमुरु ने फिलहाल इनुश को अर्थ शैटरिंग ग्लव्स दिए थे। वह 5 मीटर के दायरे में सहयोगियों की रक्षा बढ़ाने के अपने निष्क्रिय प्रभाव का बेहतर उपयोग कर सकती थी, क्योंकि वह भेड़ियों और डियाब्लो के साथ टीम में थी। पार्टी ने इस तीसरी गुफा पर पूरी तरह से हावी होकर उसे साफ कर दिया, इससे पहले कि वे अंत में केंद्र में एक पेड़ के नीचे बैठ गए, अंतिम मार्ग में प्रवेश करने के बजाय, क्योंकि यह छोटा था और वे वहां से सोए हुए बॉस को देख सकते थे। नई 87 स्प्रिट्स के लिए जगह बनाने के लिए, जिसमें से 9 उसने निगल लीं, डियाब्लो ने पिछले क्षेत्रों से प्राप्त सभी स्प्रिट्स को वस्तुओं की मरम्मत करके और कुछ अधिक उपयोगी स्प्रिट वस्तुओं की अवधि बढ़ाने के लिए उपयोग करके बलिदान कर दिया। बेशक उसने वुल्फ क्लॉ गॉन्टलेट को बहुत पहले ही ठीक कर लिया था। जब वह विलोबी नेस्ट में था, तब इसकी अवधि 30 दिन कर दी थी, क्योंकि उसके पास उपयोग करने के लिए अतिरिक्त स्प्रिट्स थे, क्योंकि वहां बहुत सारे विलोबी थे। वुल्फ क्लॉ गॉन्टलेट को हथियार के रूप में उपयोग करना बेकार था, लेकिन उसकी स्प्रिट फैक्ट्री से प्राप्त प्रभाव शानदार था, क्योंकि स्पेक्ट्रल भेड़ियों को रिमुरु के स्टेट्स विरासत में मिले थे, जिससे वे शक्तिशाली हो गए थे। अन्य वस्तुओं के लिए उसने मुख्य रूप से सभी 3 शिमरिंग स्पाइन स्पीयर की अवधि को 3 दिनों तक बढ़ाया, जिसमें उसे 9 स्प्रिट्स का खर्च आया। बोग स्लिथर एरोज को 3 दिनों तक, जिसमें उसे 15 स्प्रिट्स का खर्च आया। अंत में एक ग्लासब्लेज शील्ड की अवधि 3 दिन, जिसमें उसे 7 स्प्रिट्स का खर्च आया। 3 स्प्रिट्स का खर्च आया। ग्लासब्लेज बियर्स ने ग्लासब्लेज शील्ड्स को छोड़कर ज्यादातर एक बार उपयोग वाली वस्तुएं दी, और उन्होंने उन्हें शिमरिंग फेन में पहले ही उपयोग कर लिया था। शील्ड अच्छी थी, इसलिए रिमुरु ने एक रखा, क्योंकि बाकी नष्ट हो गए थे। मूनलाइट क्रिस्टल में सौभाग्य से एक बार उपयोग वाली वस्तुएं न होने के बावजूद कोई अवधि नहीं थी। वे स्टोरेज पाउच में सुरक्षित थे। 2 बार विस्पी इल्यूजन बॉम्ब एक बार उपयोग वाली वस्तुएं थीं, और उन्होंने अब तक किसी का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 2 बार शिमरिंग सरपेंट फेंक भी एक बार उपयोग वाली वस्तुएं थीं, और रिमुरु ने आने वाले बॉस फाइट में उनका उपयोग करने की योजना बनाई थी। एक बार शिमरिंग ट्रैप उसकी स्पिरिट फैक्ट्री द्वारा अब तक उत्पादित एकमात्र दुर्लभ ग्रेड आइटम को सुरक्षित में रखा गया था। यह एक दुर्लभ ग्रेड था, जिसका अर्थ था कि यह सिल्वर स्तर 10 से ऊपर के राक्षसों को भी आसानी से प्रभावित कर सकता था। इसे आंख बंद करके उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इनश और लाइन द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं के लिए उसने कल ही उनकी अवधि 10 दिनों तक बढ़ा दी थी। इनुश की विलोबी क्रॉसबो की अवधि 10 दिन थी। अन्य 2 क्रॉसबो एक दिन बीत जाने के बाद गायब हो गए थे। लिन की तीनों विलोबी डैगर भी 10 दिनों की अवधि के थे। ये लकवाग्रस्त प्रभाव के कारण उपयोगी थे। कुल मिलाकर रिमुरु के पास अपनी स्पिरिट फैक्ट्री से 10 विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थीं। वे सभी भरपूर उपयोगी और उसी ग्रेड की नियमित वस्तुओं से अधिक शक्तिशाली थीं। जैसे ही वे त्रिकोणीय गठन में ठीक होने के लिए बैठे, रिमुरु ने अपनी स्पिरिट फैक्ट्री से अधिसूचना की मीठी आवाज सुनी। उसने सूची देखी। 3 गुणा स्नो हाइड क्लोक, असामान्य ग्रेड। 2 बार पोलन टाइगर बेल्ट, असामान्य ग्रेड। 4 बार व्हाइट पोलन चार्म रिंग, असामान्य ग्रेड। 1 बार स्पिरिट स्नेक बाइट, 1 बार उपयोग, असामान्य ग्रेड। 2 बार व्हाइट डस्ट कार्पेस आर्मर, असामान्य ग्रेड। 3 गुणा व्हाइट डस्ट वेनम क्विवर, असामान्य ग्रेड। 2 गुणा लीथल फैंग सेबर्स, असामान्य ग्रेड। 3 गुणा लीथल फैंग बूट्स, असामान्य ग्रेड। दिलचस्प नई चीजें और केवल एक बार उपयोग वाली वस्तु, है ना? जैसे ही रिमुरु ने सूची पढ़ना समाप्त किया, एक और अधिसूचना ने उसका स्वागत किया, जिससे वह उत्साहित हो गया। यह उसकी स्पिरिट पॉकेट से था। अरे पार्टी, आखिरकार एक और सदस्य मिलने का समय आ गया है। रिमुरु मुस्कुराया, क्योंकि उसने उत्सुकता से स्पिरिट कोदोकू पॉकेट को सक्रिय किया
और नए स्पिरिट रेत को उनके द्वारा बनाए गए त्रिकोण के बीच में बाहर निकाला। यह सुनकर लिन और इनोश तुरंत रिमुरु के पास पहुंची, क्योंकि वे जानती थीं कि उसका क्या मतलब था। यह क्या होने वाला है? लिन ने प्रत्याशा में बुदबुदाया, क्योंकि उसने बीच में रहस्यमय और रंगीन धुएं का एक भंवर देखा, जिसमें चिंगारियां इकट्ठा हो रही थीं। यह एक मानव रूपी नहीं होगा, क्योंकि अंदर कोई मानव स्पिरिट नहीं है ना? इनुश ने पलक झपकाई और फिर जोड़ा, काश वह कमीना जोरेन अपनी मौत से दूसरों को प्रभावित न करता, तो हम उसे मार सकते थे। वह मरने का हकदार है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। रिमुरु ने सिर हिलाया। उसकी आंखें स्पिरिट रेत के प्रकट होने पर टिकी थीं। आधे सेकंड बाद सभी ने एक ऐसा राक्षस देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक चिमेरा प्रकार, है ना? लिन की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। यह नरक की तरह डरावना लग रहा है। इनुश सिकुड़ गई। यह 2.5 मीटर लंबा था। इसके शरीर पर कांच जैसी खाल थी और 4 सांप जैसी भुजाएं थीं, जिनकी जगह मानक हाथ या पंजे के बजाय शाब्दिक सांप जैसा मुंह था। वे टेंटिकल्स की तरह हिलते थे। सांप का मुंह हिस करता था, क्योंकि उनके जहरीले दांत चमकते थे। इसके 4 पैर भी मैंटिस की तरह थे, लेकिन वे मोटे और ठूंठदार थे। इसकी क्रिस्टल जैसी आंखें नीली पुतलियों के साथ गहरे हरे रंग की चमकती थीं, और अंतिम भयावह कारक इसके पीठ पर हरे और पीले पैटर्न वाले विशाल मधुमक्खी जैसे पंखों का एक जोड़ा था, लेकिन फर वाले। इसके शरीर के हिस्से के रूप में इसकी छाती पर 4 चमकते नीले क्रिस्टल गोले भी थे, जो दिल की धड़कन की तरह धड़क रहे थे। ठीक है, ये एक बहुत ही डरावनी चीज है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उत्पाद को स्पिरिट रेत कहा जाता है। रिमुरु ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। कृपया अपने नए स्पिरिट रेत का नाम दें। हमें स्थिति बताओ। मुझे आश्चर्य है कि इसमें कौन से कौशल हैं। लिन मुस्कुराई। मुझे यकीन है कि यह शक्तिशाली है। हाँ, रिमुरु ने जल्दी से एक नाम रखा और फिर स्थिति साझा की। ओह, ये स्तर 1 से शुरू नहीं होता है, और नई चीजों के साथ क्या है? रिमुरु हैरान था और उसने इसे साझा किया। यह नया है, ठीक है, एक नजर डालो। फेन, वर्गीकरण, ऑफ टैंक अध्याय 33, स्प्रिट फैक्ट्री उन्नत, चिमेरा वाइपरफेंड, रैंक सिल्वर, स्तर 5, वर्गीकरण ऑन एफ टैंक, क्विर्क एस, तर्कहीन, रक्षात्मक और आक्रामक मोड के बीच जल्दी से स्विच कर सकता है। आक्रामक मोड में गति +30%, रक्षात्मक मोड में रक्षा +30%। जहर फिजिक, विभिन्न प्रकार के जहरों को अवशोषित और संग्रहित कर सकता है। स्टेट्स 42 आवंटित स्टेट पॉइंट्स। शारीरिक शक्ति 15, स्वास्थ्य 15, स्टेमिना 15, मानसिक मन 15, मानसिक फोकस 15, धारणा 15, कौशल 1, वाइपरफेंग शॉट 2, संश्लेषित टैंक 3, टॉक्सिन फ्लेयर 4, दुस्वप्न कोहरा 5वां, चांदनी बैरियर। नोट, इस स्पिरिट रेत के पास मजबूत होने पर नए कौशल को जागृत करने का मौका है। वाह, क्या राक्षस है, इनुश ने कहा। ये क्विर्क इतने उपयोगी हैं, हमारे पास ये क्यों नहीं है? शायद हमारे पास होता, अगर हम एक दूसरे को खाते और इस तरह विकसित होते। मुझे लगता है कि यह रसायन विज्ञान पर निर्भर करता है। रिमुरु ने लिन को देखते हुए हंसा। लिन को पता होगा। इनुश हंस पड़ी, जबकि लिन ने मजाक में अपनी आंखें घुमाईं। उस तरफ, यह राक्षस हमारे लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। लिन की आंखें चमक उठीं। रिमुरु, आप स्टेट पॉइंट्स को कैसे असाइन करने की योजना बना रहे हैं? मैं शक्ति, स्वास्थ्य और मन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रलोभित हूं, लेकिन मैं अभी के लिए समान रूप से करूंगा। क्या होगा अगर यह फोकस और धारणा बढ़ाने पर एक नया कौशल जागृत करता है? ये कहते हुए रिमुरु ने स्टेट पॉइंट्स वितरित किए, प्रत्येक स्टेट में 7 जोड़ दिए। और रिमुरु मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। वस्तुओं का नया बैच तैयार है। उनके साथ हम कम जोखिमों के साथ बॉस से लड़ने में सक्षम होंगे। वे जिस बॉस से लड़ने जा रहे थे, वह तर्कसंगत रूप से इस परी पर्वत पर सबसे मजबूत बॉस हो सकता है। वॉन्डरिंग परी भी मजबूत थी, लेकिन यह उस राक्षस से अलग प्रकार की थी जिससे वे व्हाइट पोलन की मांद में लड़ने जा रहे थे।
Please like, share, subscribe, and support The Another World.